हेलो स्टूडेंट्स। तो ये प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं एक बार सवाल आपको दोबारा से पढ़ के दिखा देता हूँ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर वन बाई टू एंड थ्री बाई टू वन बाई थ्री रिस्पेक्टिवली। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली चीज़ है कि इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। अब आपको एक चीज़ मैं ध्यान से बता दूं कि ये दोनों प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं। मतलब किसी ए का और बी का कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो कि ए को सॉल्व करने के लिए बी की ज़रूरत पड़े या बी को सॉल्व करने के लिए ए की ज़रूरत पड़े। मतलब ये भी हो सकता था कि अगर डिपेंडेंट होते कैसे हो सकते थे कि एक दूसरे की नकल करें, तो थोड़ा बहुत उनकी। बट हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाई ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, मीन्स दोनों इवेंट इस टाइप के हैं। तो हमारे पास ए की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। बी की सॉल्व करने की प्रॉब्लम क्या है? 1/3। ठीक है। अब इस पूरे ग्राफ का जो वो होता है प्रोबेबिलिटी पूरे सैंपल स्पेस का, वो 1 होता है। ये आप सबको पता होगा। तो अगर मुझे ये चेक करना है कि केवल एक ही सॉल्व करें, तो या तो ए सॉल्व कर ले, तो हमें ये स्पेसिफाई करना है बी सॉल्व ना करे, या बी कर ले तो फिर ए ना करे। अब दोनों इंडिपेंडेंट हैं, यानी दोनों के बीच में कोई कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए सॉल्व करे और बी सॉल्व ना करे। बी सॉल्व ना करने की डैश से डिनोट करते हैं, वो मैंने मेंशन कर लिया। फिर हमें ऐड क्या करना है कि पी ए सॉल्व ना करे और बी कर ले। ठीक है। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि ए की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2, वो सीधा लिख दिया हमने। बी की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बी की सॉल्व करने की 1/3, तो सॉल्व ना करने की क्या हो जाएगी? 2/3। फिर प्लस ए की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो सेम ही रहेगी 1/2, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1 होता है ना। और बी की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हमें पता ही है 1/3। तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 1 3/6 हो जाएगा, यानी कि 1/2। तो हमारा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि एक बेहतरीन सवाल हमारे राहुल सर, जो कि हमारे फ्रेंड्स भी हैं और मैथ से इन्हें बहुत लगाव रहा है स्टार्टिंग से ही, और हमेशा मैथ को जो है अलग नज़रिए से देखते हैं, सवाल को जो है अलग नज़रिए से देखते हैं और मतलब उसको सॉल्यूशन देते हैं। काफ़ी प्रभावित होता हूं मैं इनसे। और मैं आपको बता दूं, ये हमारे क्लासमेट भी रहे हैं और इस समय ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर में पोस्टेड हैं। बस इंटरेस्ट रखते हैं। मैं आज आपको इनसे रूबरू कराना चाहता हूं। राहुल सर, बताइए अपने बारे में कि आप इस समय क्या कर रहे हैं। लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा और लोग जो है काफ़ी प्रभावित भी होंगे। जो हमारे नए नए यूथ हैं, जो यंग जनरेशन है, वो जो पढ़ाई कर रही है, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? तो अब इसके साथ मैंने 2nd से 12th तक साथ में पढ़ा। उसके बाद हमने IIT कोचिंग भी साथ में की थी, और फिर हम लोग को अलग अलग कॉलेज मिल गए, तो वहाँ से हम लोग अलग अलग रहने लगे। उसके बाद फिर मेरा कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो गया था, तो मैं फिर गुड़गांव में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में 5 साल से ज़्यादा मुझे टाइम हो गया काम करते हुए। और आबिद का पैशन टीचिंग में ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने अपनी मैकेनिकल की जॉब छोड़ के फिर टीचिंग में करियर बनाया, ताकि आप जैसे स्टूडेंट्स को एक बेटर गाइडेंस मिल पाए। तो जब भी इसके मैं रील्स और वीडियोस देखता हूँ तो काफ़ी प्रभावित होता हूँ। वैसे तो इससे कम बात करता था, लेकिन जब भी इसके वीडियो देखता हूँ तो मन करता है इससे बात करूँ, क्योंकि ये सारा वो टाइम है जो हमने उस टाइम पे कानपुर में मेहनत की थी साथ में, तो वो टाइम मुझे बहुत याद दिलाता है इस चीज़ से। और बस मैं आपको बस इतना सजेशन देना चाहूँगा कि सवाल आप 1000 रट सकते हो, तो रटने से मैथ नहीं आती। 1000
सवाल के बाद जो दूसरा सवाल आएगा वो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपने समझ लिया तो चाहे 1 लाख सवाल अलग अलग टाइप के आ जाएं वो सारे आप कर लोगे, क्योंकि आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट बहुत कम होता है, मैं थोड़ा आलसी था इसलिए थोड़ा उस पर ज़्यादा फोकस करता था कि मेरे एक बार आ जाए, फिर सवाल अलग भी आएगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ट्राई करिएगा कि आप कर पाए। 12th में मेरे 98 आए थे और मैंने जो है RD शर्मा और RS अग्रवाल जैसी कोई भी अलग बुक्स का ज़्यादा हेल्प नहीं ली थी। हमारे जो कोचिंग के सर भी थे तो उनने भी हम लोग को बीच में पढ़ाना छोड़ दिया था, उसकी एक अलग कहानी है, वो कभी मौका पड़ेगा तो बताएंगे। तो इसलिए मैंने सेल्फ स्टडी करके ही किया था और NCERT मैंने खुद से ही सॉल्व करके मतलब किया था। और मुझे कोई भी सवाल जो नहीं सॉल्व होता था उसमें मैं एक गोला बना लेता था, और जब एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन की ज़रूरत थी तो उसी सिर्फ गोले वाले सवाल को ही पढ़ता था मैं। तो होपफुली आप भी कुछ ऐसा ही करें या आपकी अपनी जी। टेक्निक। तो राहुल सर, जो नए अभी इस समय 12th का 11 मार्च को पेपर है और 10th वालों का भी है, ठीक है। 9 मार्च में शायद 12th का है, 11 मार्च को 12th का है, 9 मार्च को 10th वालों का है। उन्हें क्या सजेशन देंगे, क्या पढ़ें वो, जिससे कि वो मतलब पेपर अच्छा फोड़ कर आए जो है, बताइए। मैं बस यही कहूँगा कि जो क्वेश्चन आपसे पहले लग गए हैं वो तब भी लगे हैं, उनको रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन सवालों को आपने थोड़ा मेहनत से या थोड़ा डिफ़िकल्टी से पढ़ा है उनको बस रिवाइज कर लीजिए और प्रॉपर स्लीप लीजिए और प्रॉपर रिवीजन करिए, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपने पढ़ लिया वो काफ़ी है। चलिए गाइस, तो थैंक यू सो मच। आज काफ़ी अच्छा लगा इंटरेक्शन करने पर। आज राहुल सर मेरे साथ में थे। ऐसी आपको यूजफुल वीडियोस मिलती रहेंगी और जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।